आज हम लोग हिंदी विषय पढ़ेंगे। +2 का बिहार बोर्ड का ये है हिंदी कक्षा 12 दिगंत। इसका नाम क्या है? दिगंत। इसमें से हम लोग पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे। चैप्टर का शीर्षक है बातचीत। इस बुक में 3 खंड में इसका रचना दिया गया है। एक गद्य खंड है जिसमें कहानी, निबंध ये सब रहता है। दूसरा काव्य खंड है जिसमें कविता का समावेश रहता है। और तीसरा है प्रतिपूर्ति। इसमें कुछ अलग टाइप का ये रहता है, नया ढंग का। तो हम लोग इस आज गद्य खंड को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है बातचीत और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसके निबंध को पढ़ेंगे। ये जो कहानी इनका है कहानी वो निबंध है। निबंध मतलब लेख। बालकृष्ण भट्ट जो है, जो लिखे हुए हैं बालकृष्ण भट्ट, इनका रचना है बातचीत। हम लोगों को पढ़ना है। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, वहीं पर ये रहते थे। इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर संगम है। त्रिवेणी संगम का नाम सुने हो ना, वो जहाँ पर है वहीं पर। इनके माता का नाम पार्वती देवी था और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता व्यापारी थे, बिजनेस करते थे। और माता जो थी, माता एक सुसंस्कृत महिला थी। इसका मतलब क्या हुआ? सुसंस्कृत का मतलब हुआ जो सु मतलब अच्छा, शुभ, और संस्कृत का अर्थ हुआ संस्कारित, जिसमें अच्छे अच्छे संस्कार थे। मतलब महिला जो थी, माँ जो इनके थे, वो बहुत ही अच्छे गुणों को धारण करने वाली थी। और उसी का प्रभाव पड़ा था कि जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट जो हैं, मतलब उनके जो लड़के थे, ये जो लेखक हैं, के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। माँ पढ़ी लिखी थी, अच्छे विचार की थी। इसी कारण से बच्चों पर, मतलब ये जो बालकृष्ण भट्ट उनके बच्चे थे, इन पर ये प्रभाव पड़ा। माँ का प्रभाव बच्चे पर बहुत ज़्यादा होता है और यही प्रभाव पड़ा कि वो पढ़ने में, अध्ययन में रुचि उनका बहुत ही ज़्यादा लग गया। अध्ययन की रुचि और लालसा, इच्छा कि और ज़्यादा पढ़ेंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान हासिल करेंगे, इसकी इच्छा उनमें जगी। किनके कारण? माता के कारण जगी। पिता तो बिजनेसमैन थे, पढ़ने लिखने से मतलब उनको नहीं था। लेकिन माँ का ये गुण होता है कि वो बच्चों में संस्कार भरे। माँ में खुद गुण अगर है तभी बच्चों में गुण जा सकता है। माँ अच्छी है तो बच्चा अच्छा निश्चित होगा। इसलिए माँ को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा जो इनका हुआ है, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए, मतलब संस्कृत को अच्छा से पढ़े। 1867 में 44 में जन्म हुआ। कितना दिन हो गया? 17 और 6 23 साल में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस समझो मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। और वृत्ति मतलब होता है क्या व्यापार करते थे, क्या बिजनेस करते थे, उनका क्या पैसा था। तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। नौकरी नहीं लगी तो मिशन स्कूल में इन्होंने टीचर का काम किया, टीचिंग किया, अध्यापन किया। फिर 75 के बाद जो है कुछ हुआ होगा। 1885 में प्रयाग मतलब वो इलाहाबाद को ही कहा जाता है, CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। संस्कृत में विशेष इनकी रुचि थी तो वहाँ पर संस्कृत टीचर के रूप में ज्वाइन किए। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, ये कॉलेज था इंटर स्तरीय, उसमें फिर अध्यापक नियुक्त हुए 1888 में। लेकिन उग्र स्वभाव के कारण इनका जो अपना जो गुण था, व्यवहार था इनका, वो थोड़ा सा गुस्सा वाला प्रवृत्ति का था। अच्छा, गुस्सा जल्दी आ जाता था, कहीं गलती देखे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ये जो उग्र का स्वभाव था, उग्रता वाला, इसके कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। वहाँ पर इन पर कुछ आरोप लगा होगा। उसके बाद जो है ये टीचिंग लाइन को छोड़ दिए और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। अब वो लिखने लगे, ज्ञान तो था ही तो लिखने पर निर्भर हो गए। लेखन कार्य करते हैं, कविता लिखना, कहानी लिखना, जो भी लिख रहे हैं उसको छपवा रहे हैं, उससे अर्निंग हो रहा है, बुक लिख रहे हैं, ये सब काम करने लगे। विशेष परिस्थिति था इनके साथ। पिता के निधनोपरांत, पिता के निधन होने के बाद
निधनों उपरांत, निधन और उपरांत को जोड़ करके निधनों उपरांत बना, मतलब पिता के मरने के बाद। अब घर कौन चलाएगा? तो जो बेटा है बड़ा वही ना करेगा। पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना। अब जो है घर चलाने का जिम्मेदारी इन पर आ गया और इनको घर चलाने में उतनी रुचि नहीं थी। इनको अध्ययन अध्यापन से मतलब था, लेखन से मतलब था, तो घर में झगड़ा होने लगा। गृह कलह मतलब घर में कलह हो गया, झगड़ा हो गया, और पैतृक घर छोड़कर तब ये घर छोड़ दिया अपना, और घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए, और घर जब छोड़ा तो इनके साथ पैसे का बहुत दिक्कत हुआ। अपना घर चलाने के लिए जहाँ रहा वहाँ पर बहुत ही संकट से रहा, गरीबी से रहा, और हिम्मत से काम लिया, फिर भी हिम्मत नहीं हारा और काम करते रहा और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। साहित्य मतलब ये जो लेखन कार्य था, ये जो इस पर वो इसको छोड़े नहीं, कितनों तकलीफ आया वो लेखन कार्य करते रहे। रचनात्मक सक्रियता, सक्रिय रहे रचना करने में, लिखने में, इनमें नया नया भाव आता था और उसको लिखते थे। क्या है इसमें? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े लेखक कवि थे। हिंदी वर्धनी सभा की एक सभा का आयोजन हुआ, एक सभा का स्थापना हुआ था, हिंदी वर्धनी सभा। प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये गुरु के रूप में मानते थे और उनको आदर्श मान करके उनकी प्रेरणा से, चूँकि साहित्य में वो थे, साहित्य में जो जैसे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो क्रिकेट के जो सुपर रहे हैं सचिन तेंदुलकर और जो भी, तो उनको अपना आदर्श मानते हैं, उसकी प्रेरणा पर चलते हैं कि वो कैसे चलते थे, उनके हिसाब से हम भी काम करेंगे। तो उसी तरह से लेखक थे, तो लेखन कला में भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत बड़े स्तर पर थे, तो उनको आदर्श मान करके उनके हिसाब से ये अपना काम करते थे। तो उनकी प्रेरणा से इन्होंने एक सभा का स्थापना किया, उसमें कई मेंबर होते हैं, और एक पत्रिका निकालने लगा। मासिक पत्र बोलते हैं, मतलब महीने महीने में निकालना, हर महीने में, 12 महीने होता है तो साल में 12 पत्रिका निकलेगा, और उसका नाम था हिंदी प्रदीप। ये प्रारंभ किए, इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। अब एक साल में 12 चल रहा है और 33 साल तक उसको निकालते रहे। मतलब उसमें एक पत्रिका होती है तो बहुत सारी कहानियाँ और कई कंटेंट रहते हैं लिखने के लिए, वो सब करते करते 33 साल गुजार दिए। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। इसमें जो निबंध लिखते थे वो सामाजिक स्तर का बिंदु होता था, कुछ टॉपिक होता था, साहित्य से संबंधित बात होती थी, नैतिकता की बात होती थी, और राजनीतिक विषय पर भी लिखते थे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। वेद जो हमारे यहाँ है 4 वेद, कौन कौन 4 वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इस चारों का जो है एक विशेष तरह से इन्होंने समीक्षा किया, इन्होंने उस पर भाष्य लिखा, एक तरह से कहा जाए। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। लाला श्रीनिवास दास थे एक लेखक, उन्होंने लिखा था संयोगिता स्वयंवर। वो जो उनका लिखा हुआ रचना था उस पर इन्होंने आलोचना किया कि आपने ये सही तरह से नहीं लिखा है। जीवन के अंतिम दिनों में जब लास्ट समय चल रहा था इनका, तो हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए एक डिक्शनरी होता है ना, जिस तरह से इंग्लिश टू हिंदी रहता है, तो हिंदी के लिए डिक्शनरी जो है हिंदी शब्दकोश नाम से, उसका संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया गया। श्याम सुंदर दास ने इनको, क्योंकि इनका बहुत ही साहित्य पर पकड़ था, विद्वान थे ये, तो इनको बुलाया गया कि आप हिंदी डिक्शनरी जो हम बना रहे हैं शब्दकोश, उसका संपादन कीजिए, उसमें सही गलती छांटिए और अच्छा तरीक़ा से उसको बनाइए। किंतु उसके लिए आए, लेकिन व्यवहारिक रूप से इनका व्यवहार अच्छा नहीं था, ये उग्र थे, तो इनसे नहीं पटा और ये फिर अलग हो गए। रचनाएं जो इनका है, उपन्यास इन्होंने लिखा है, कई उपन्यास हैं, जैसे कि रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, रसातल बोलते हैं ना धरती के नीचे, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। नाटक भी इन्होंने लिखा है, नाटक में है पद्मावती, किराता अर्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। नल दमयंती का कहानी सुने हो ना, लव स्टोरी है, उसको भी इन्होंने नाटक के रूप में लिखा है। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम,
सीता वनवास अलग हुआ है, ये बाद में दिया गया था। सिर्फ सीता को वनवास हुआ था। एक था राम को वनवास, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता तीनों गए थे, और एक बार सीता का वनवास हुआ जिसमें सीता जंगल गई थी, वाल्मीकि आश्रम में रही थी और लव कुश का जन्म हुआ था। पतित पंचम ये सब नाटक लिखे हैं। मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, सूम कहते हैं जो कंजूस होता है। बृहनल्ला, बृहनल्ला जो अर्जुन ने रोल किया था महाभारत में हीरा का, वो है। इंग्लैंडेश्वरी, इंग्लैंड के ईश्वर के रूप में एक लिखा है, चूँकि ये उस समय जो स्थिति था हमारे भारत का, वो परतंत्र का था। हम डिपेंडेंट थे, हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के। तो हमारे जो रानी थी कौन थी, हम लोगों का जो राजा रानी होता था वो इंग्लैंड के राजा रानी होते थे। इंग्लैंड के जो महारानी होती थी वही भारत की सम्राज्ञी कही जाती थी, तो उनके नाम पर लिखा था इंग्लैंडेश्वरी। और भारत जननी, भारत माता के लिए भी लिखा था। भारतवर्ष और कली ये भी लिखा था। दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, इस सब पर इन्होंने नाटक लिखा है। प्रहसन लिखा है जैसा काम वैसा परिणाम, हम लोग कहावत बोलते हैं ना, तो उस पर जो लिखा जाता है उसको प्रहसन बोलते हैं। नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सब लिखे। निबंध इन्होंने लिखा है 1000 के आसपास, इतना निबंध लिखे हैं, हज़ारों लिखे हैं। और जिनमें से 100 से ऊपर, 100 से ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर लिखे हैं। भट्ट निबंधमाला, इनका नाम बालकृष्ण भट्ट थे, तो अपने नाम से इन्होंने भट्ट निबंधमाला नाम का 2 खंड में संग्रह प्रकाशित किया है, और उसमें ये निबंध शामिल किए गए हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। मतलब अभी जो चल रहा है वो उसके निर्माता में, उसका रचना करने में और उन्नायक रचनाकारों में, उन्नत प्रकार से नए ढंग से जो रचनाकार हैं हिंदी गद्य के, उनमें इनका नाम है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। भारतेंदु का समय था, उसमें जो साहित्यकार थे उनमें भी इनका नाम आता है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार थे। ये जो है हिंदी का अभी प्रारंभिक समय चल रहा था, आधुनिक समय चल रहा है, इसमें ये महान पत्रकार माने गए, निबंधकार माने गए, और हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। हिंदी का जो आलोचना करने का इसमें परिपाटी चला कि कोई लिखेगा तो उस पर अगर गलत लिखा है तो हम बोल सकें, तो उनमें ये आलोचकों में अग्रगण्य है, मतलब आगे इनका नाम रखा जाता है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। अभी जो आधुनिक हिंदी साहित्य है इसको नए ढंग से नया रूप देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में, महत्तर मतलब महानतम, बड़ा कार्य करने में और युगांतकारी, युगों को बदलने में जो कार्य इनका है वो एकाकी नहीं थे, मतलब ये अकेले काम नहीं कर रहे थे, इनके साथ और भी लोग थे। जैसे स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय महान थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रेम घन थे, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, उनके साथ उन्हीं के समय में काम कर रहे थे। और किंतु यह एक सर्वसम्मत मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक, एक मान्यता ये भी है कि जो एक समय चलता है, काल चलता है, उसमें सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ का मतलब लंबे दिनों तक रहने वाला, समय तक एक सुदृढ़ निष्ठा के साथ कि उसमें निष्ठा बना रहे, उसका विश्वास बना रहे, तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। ये ऐसे साहित्यकार थे जो लगातार साहित्य में लगे रहे और इसके विकास के लिए काम करते रहे और सक्रिय मुखर थे। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, अगर भारतेंदु युग के साहित्यकारों में गिनती करें कौन कौन साहित्यकार थे तो 2-3 में से इनका भी स्थान था, मतलब इतने महत्वपूर्ण थे ये, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ। भारतेंदु युग कहा जाता है तो वो अकेले उनका युग नहीं था, उनके साथ साथ और भी लेखकों का युग था। आगे के द्विवेदी युग, उनके बाद द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ, उसका मूलाधार निर्मित हो सका, उसमें वही आधार का काम किया। जैसे कि बिल्डिंग बनता है तो बेस बनता है, आधार बनता है पिलर दे करके, तो वो काम इन्होंने किया है, भारतेंदु युग के लोगों ने किया है।
साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। पहले साहित्य को सिर्फ कल्पना में उड़ रहे हैं, ख्वाबों में देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और सिर्फ मनोरंजन की वस्तु नहीं है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। तब क्या है ये? अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है। जन समूह हमारा जो समाज में है, जितने लोग रहते हैं, उस सबके विकास हो, चित्त का विकास, मन का विकास हो, उसके संवाहक होते हैं। उसको पढ़ करके हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जिस तरह से फिल्म देखते हैं तो फिल्म को देख करके सिर्फ एंजॉय नहीं होता है, फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसी तरह से साहित्य से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जन समूह के चित्त मतलब मन के, विचार के विकास का संवाहक है, जो विकास को लाने वाला होता है, और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वायंगम उपादान है। ये मूर्त रूप से, जिस तरह से मूर्ति दिखने वाला है, वैसा ये उपादान है, एक साधन है जो गहन लोक संपृक्ति से उपजता और दिशा पाता है। ये गहन लोक से बहुत जो लेखन कार्य करता है, बहुत विचारपूर्वक, और विद्वान लोग लिखते हैं ना, तो वो बहुत ही गूढ़ता के साथ लिखते हैं, और वो आराम से किसी को अगर दिशा निर्देशन कर सके तो किसी का जीवन बदल सकता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है। ये विचार जो बना कि साहित्य किसी के दिशा निर्देश को दे सकता है सही से, ये भारतेंदु युग के समय से ही बना। इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं, और ये विचार लाने में इनका स्थान है। आधुनिक हिंदी नवजागरण, हिंदी का जो आधुनिक समय में नवजागरण हुआ, फिर से जागरण हुआ, और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में, चूँकि उस समय गुलाम था अंग्रेज़ों का भारत, तो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का, कैसे किया, उनके मन में ये प्रेरणा कैसे जगी? साहित्य को पढ़ करके हुआ कि हम गुलाम हैं और हमको आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है, इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। लड़ने के अलग अलग साधन थे, हिंसक आंदोलन किया गया, अहिंसक आंदोलन किया गया, लेकिन वो किस लिए था? क्योंकि हमको मुक्त होना था। तो ये जो विचार आया मन में, ये साहित्य के द्वारा ही हुआ, चूँकि उसमें सब लोग पढ़ने वाले थे। तो इस तरह से कह रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने किया है, अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी भी विशेष रूप से स्मरणीय है। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका योगदान रहा, एक दिशा निर्देश देने में। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, मतलब ये कविता नहीं लिखते थे, ये गद्य लिखते थे। अपनी अभिरुचि, इनकी जो रुचि थी, अपना जो पसंद था, मानस और प्रतिभा से, अपने मन से, अपने योग्यता से, परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार थे। ये कि परिवेश मतलब हमारे आसपास का जो जीवन है, और यथार्थ मतलब वास्तविकता से ये संपूर्ण सरोकार रखते थे, उसको समझते थे, और उसी के आधार पर ये अपना गद्य लिखते थे। उनके गद्य की जो भाषा थी और जो कला है लिखने का तरीका होता है ना, तो उसकी जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। उसका जो आसपास का माहौल था, उसी के हिसाब से लिखते थे। लोक व्यवहार में, बोलचाल, बातचीत में, जो हम व्यवहारिक जीवन जीते हैं, बातचीत जो करते हैं, और अभिव्यक्ति में हम जो अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं, मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। कलेवर मतलब स्वादिष्ट व्यंजन। तो ये उनका विशेषता था कि वो ऐसे लिखते थे कि हर व्यक्ति, हर लोग समझ जाता था कि क्या कहना चाह रहा है, आम भाषा में लिखते थे। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, वो जो दौर था उसमें नवजागरण का और स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष था, उसमें लड़ाई चल रहा था, जिसमें क्या होता था, भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी से टकराव होता था। जो विरोधी कुछ होते थे, जैसे कि अंग्रेज़ों के साथ जो सेना होता था, भारत के ही सेना, उसके साथ भी लड़ना होता था। तो ये टकराव होता था, विदेशी शक्तियों से टकराव, और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। उस समय उसको संघर्ष करने का दिशा देना इनका नियति था, इनका उद्देश्य था। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। उनके ये लेखन में दिखता है कि कितना वो मुखर थे, कितना तेज और तेवर उनका था। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप जो पत्रिका, मासिक पत्रिका थी, पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। उसमें पत्रिका जो होता है ना, उसमें सीरीज चलता है, जैसे सीरियल होता है ना, एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, उसी तरह से सीरीज होता है। उसमें सीरीज में एक कहानी कंप्लीट नहीं होता है,
थोड़ा कहानी लिखा और क्रमशः कर दिया, अगले पत्रिका में फिर उसका आधा भाग आएगा, फिर अगले पत्रिका में उसका कुछ भाग आएगा, इस तरह से। तो कभी कभी वो कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए कहा गया कि पूरा भी किया गया, अधूरा भी किया गया। उपन्यास लिखा था ये पत्रिका के माध्यम से, उसमें नाटक और प्रहसन भी लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण स्वदेश लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुई है। इन्होंने सब कुछ लिखा, लेकिन इनका जो विशेष पकड़ है वो निबंध पर था। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है, जमकर मतलब बहुत खुल करके लिखा। और जैसे कि बाल विवाह समस्या थी, बचपन में ही शादी करा देना, स्त्री शिक्षा, स्त्री को शिक्षित नहीं करना, इस पर भी। महिला स्वतंत्र, महिला की स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है, इस पर लिखते थे। राजा प्रजा, राजा और प्रजा की क्या स्थिति है, कृषकों की दुरावस्था, कृषक जो किसान हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, उनके लिए क्या किया जा सकता है। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी पढ़ने की क्या आवश्यकता है, नहीं है, उसके बारे में। स्वशिक्षितों में परिवर्तन, जो शिक्षा पा लिए उनमें क्या परिवर्तन होता है, एक मूर्ख है और एक पढ़ लिख लिया तो क्या परिवर्तन होता है उसमें, इस पर भी लिखे हैं। देश सेवा, अंधविश्वास, ये सब समसामयिक घटना होती है, हर समाज में ऐसा होता है, आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा कि मनोभाव व्यक्ति का हमेशा बदलता रहता है, कैसे कैसे प्रकार का, किस किस प्रकार का होता है मनोभाव, इस पर भी उन्होंने लिखा। भाषा और साहित्य के विषयों पर भी खूब लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, व्यक्तित्व किसी का कैसा होता है, इस पर भी। आत्मपरक, अपनी आत्मा का जो कैसे हम पहचान करेंगे, उससे संबंधित कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। निबंध तो हज़ारों में लिखे हैं, तो अलग अलग प्रकार के निबंध लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा गया, इन्होंने क्या कहा है कि निबंधकार के रूप में इनका तुलना किया है, अंग्रेजी जो इंग्लिश में जो निबंधकार ऐसे लिखने वाले थे उनसे तुलना किया और कहा कि ये जो भट्ट जी हैं ये साहित्य के एडिशन हैं। अंग्रेजी साहित्य के जिस तरह से एडिशन थे, वैसे ही भारतीय हिंदी साहित्य के, गद्य साहित्य के ये जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो एडिशन की तरह से हैं। और इनको नाम दिया कि स्टील हैं, ये स्टील भी माना गया, स्टील वो राइटर थे, उनकी श्रेणी में रखा, मतलब इनको उत्कृष्ट रूप से माना गया। यहाँ जो प्रस्तुत अब हम लोग पढ़ना है वो बातचीत शीर्षक निबंध पढ़ना है। इसमें व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है कि भाषा शैली, किसी बातचीत को रखने का क्या शैली है उसको बताया गया है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है कि जितने भी विशेषता भट्ट जी के बारे में कहा गया वो सब इस कहानी में हम लोग देखेंगे। रामविलास शर्मा ने कहा है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान थे। उनका प्रतिभा क्या था कि वो अध्ययनशील थे, हमेशा पढ़ते रहते थे और विद्वान थे और तीक्ष्ण बुद्धि, उनकी बुद्धि जो है बहुत तीक्ष्ण थी, बहुत तीव्र थी। आलोचक की है और आलोचना करने में आगे रहते थे वो। तो जो आलोचना कौन कर सकता है, जिनकी बुद्धि तेज है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा, मतलब हिंदी आलोचना करने में आलोचक के रूप में इनको माना गया कि ये जन्मदाता हैं। धर्म और दर्शन को, धर्म भी है और दर्शन, जो दर्शन शास्त्र के बारे में देखते हैं हम लोग, उनको सामाजिक विकास की कसौटी पर, कि समाज के विकास का ये एक आयाम है, कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी और उसको कसौटी पर कसा, मतलब उनकी भी आलोचना किया, धर्म की भी आलोचना की, दर्शन की भी आलोचना की और एक प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली। प्रगतिशील का मतलब एक विकासवादी सोच के साथ इन्होंने आलोचना किया। आलोचना दो तरह का होता है, एक होता है सकारात्मक, जिनमें आलोचना करके हम बताते हैं कि आप में ये कमी है, ये चीज़ आपने सही से आलोचना नहीं की, सही से वर्णन नहीं किया है। और एक होता है कि निंदा करना, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं करते थे, प्रगतिशील थे। इनकी जो रचना है बातचीत, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।